उनके ऊपर भी तलवार लटकी। आज ऐसे स्कीम की बात हुई, उसके साथ एक नई डेवलपमेंट बीच में आ गई। ये पहले भी ऐसा दौर आया था कि जब 2010 की साथियों ने बात कही, एग्रीमेंट की बात कही, उस वक्त एचपीटीसीएल का जो गठन हुआ था वो इसी मकसद के लिए किया गया था कि जो सेक्युरिटाइजेशन के ऊपर हमारा जनरेशन होगी, जो वहां पावर हाउसिंग होंगे, उनको वो कैरी करेंगे। लेकिन ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ने करोड़ों के लोन लेकर के और अपना जो ढांचा था उसको, जहां हमारा ट्रांसमिशन का ढांचा था, जहां हमारा 220 सब स्टेशन था, जहां हमारा 132 का सब स्टेशन था, उसके नजदीक वो अपने सब स्टेशन स्थापित कर दिए। अब कह रहे हैं कि जो हमारे उसको कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है। हमारा मानना यह है कि आपको वैसी जगह पे वो स्थापित करने थे जहां से आपके कनेक्शन होते। लेकिन आपने, अगर हम कांगू की बात करें, वहां 220 के भी ऑलरेडी हमारा है, वहां उन्होंने 220 का वहां निर्माण कर दिया, पार्टी ने निर्माण कर दिया, डैम हमारा 132 है। इस तरह से पूरे प्रदेश में जहां जहां उन्होंने वो पैसा यूटिलाइज किया, जहां वो उसको खर्च किया, अब आज जो लोन है उसकी किस्तें तय हो गई है। आज दिन तक तो ढांचा उनका ठीक चलता रहा। अब आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि जो एचपीएससीबी के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम विंग है उसको वो मांग रहे हैं कि इसको हमें दे दें ताकि इसको एक ही उसमें हम चला पाए और उसको एचपीटीसीएल उसको चलाए। लेकिन मतलब ये हो गया, जो हमने तैयार किया उससे तो इनकम हो नहीं रही। जो हमने पहले खड़ा किया हुआ है, जो एचपीएससीबी के अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम विंग है, उसको उसमें मर्ज कर दिया जाए, दूसरे से हम पैसा कमा लेंगे। इस तरह की अगर पॉलिसियां चलती रही तो हम एक कहना चाहते हैं कि जो आज 29,000 के लगभग यहाँ पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, 16,000 के बीच में हमारा कर्मचारी है, नए बच्चे इस इंडस्ट्री में आए हैं, नई रिक्रूटमेंट होनी है और सोर्स का साथी है, जो ये तमाम देनदारियां हैं, हम नहीं समझ सकते कि जो अगर ये सारा इसमें इस तरह से लागू किया गया तो हम आने वाले समय में पेंशनर को पेंशन और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बिजली बोर्ड के पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास एक सीमित ढांचा डिस्कॉम का रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहेगा। उसमें भी आपने देखा, वर्मा जी ने बात कही, खरोड़ा जी ने बात कही, जिस बिल का हम लंबे समय से 14 से लेकर के 2014 से लेकर के आज दिन तक जो बिजली बोर्ड को तोड़ने के लिए जो बिल पार्लियामेंट में रखा है, जिससे इसके टुकड़े करने हैं, जनरेशन विंग अलग कर दो, ट्रांसमिशन अलग कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन अलग कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन में भी ऐसे लोगों को, चैंपियन को बीच में लाया जाए जहां हमारा रेवेन्यू आता है, वो इंडस्ट्री एरिया है, वहां का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो कैश कलेक्शन हमारे को 60% के बीच में आज बिजली बोर्ड में आती है, वहां प्राइवेट चैंपियन आ जाएगा। जहां 40% का रेवेन्यू हमारे पास रहेगा, वो हमारा रामपुर जैसे जो सर्कल है, जो फार फलांग एरियो में है, वो डिस्ट्रीब्यूशन के पास रह जाएंगे। तो हम नहीं समझ रहे हैं कि हम आने वाले समय में ये पेंशन और वेतन का भुगतान भी वहां से कर पाएंगे। इससे हमारा मकसद ये होता है कि इसी चीजों को लेकर आपके बीच में आए। आज जो दूसरी बातें उसमें है, जो बिल पार्लियामेंट में उसके कुछ हिस्से, जब आपने देखा पूरे देश का इंजीनियर और कर्मचारी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से उस बिल के विरोध में पूरे देश में हड़ताल पे गया, विरोध प्रदर्शनों में गया, केंद्र सरकार ने महसूस किया, उधर किसानों ने विरोध किया कि इस बिल को अब पास करना थोड़ा संभव होगा, वो अब सेंट्रल कमेटी के पास गया है। लेकिन उन्होंने देखा कि आज जहां जहां प्रदेश सरकारों की वित्तीय हालत ठीक नहीं है, वहां ये ग्रांट का एक फार्मूला लेके आए और वो आरडीएसए स्कीम के रूप में आया। ये आपको इतना ग्रांट मिलेगी, आप इस स्कीम को वहां लागू करिए, और उसके प्रभाव जो वर्मा जी ने आपके बीच में रख दिए हैं। अब उससे क्या होगा कि जो उस बिल का हम विरोध 2014 से आज दिन तक करते आए हैं और उसको प्रदेश में लागू होने नहीं दिया, पूरे देश का कर्मचारी इंजीनियर उसके खिलाफ लड़ा है। आज केंद्र सरकार उस आरडीएस स्कीम के माध्यम से उसके कुछ हिस्सों को इन प्रदेशों में लागू करने की कोशिश कर रही है। हम प्रदेश सरकार को भी ये कह देना चाहते हैं कि उस बिल का विरोध
हम आज दिन तक करते आए और उसके जो कुछ हिस्से हैं उसको आप इस रूप से अगर बिजली बोर्ड में लागू करने की कोशिश करेंगे तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और हम आपसे निवेदन करते हैं प्रदेश सरकार से कि उस आरडीएस स्कीम को आपने रद्द किया है और अब उसको दोबारा से जो भी हमारे सामने बात रखी गई कि उसके टेंडर हो गए हैं, हमें उम्मीद करना चाहेंगे केंद्र सरकार कि जो यहाँ शर्तों के ऊपर उसको किया जा रहा है उसको वापिस लिया जाए और जो बिजली बोर्ड में ट्रांसमिशन और जनरेशन को अलग करके एचपीसीएल एचपीटीसीएल को देने की जो प्रपोजल चल रही है उसको भी वापिस लिया जाए। अदरवाइज एचपीसी एम्प्लॉयज यूनियन अदर जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो पेंशन बोर्ड में उसके साथ मिल करके आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में हम एक आंदोलन खड़ा करेंगे। साथियों ने ओपीएस की बात की, सर्विस कमेटी की बात की, ऐसा नहीं है कि एचपीसी एम्प्लॉयज उसके लिए लड़ी नहीं है। ओपीएस की लड़ाई में जो आज पूरे प्रदेश में उसको लागू किया गया है उस लड़ाई में एचपीसी एम्प्लॉयज का नेतृत्व अग्रिम पंक्तियों में खड़ा होकर के उसने उस लड़ाई को लड़ा है और इस सरकार ने उसको बहाल करने की बात कही और वो यहाँ बहाल हुई भी है। लेकिन बिजली बोर्ड में आज दिन तक हमारा पिछले अप्रैल महीने का भी उसमें कंट्रीब्यूशन काट लिया गया और अभी ओपीएस के लिए जो वहां उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को लागू किया, वो जो ऑप्शन का कंसेप्ट आया वो बिजली बोर्ड में अभी तक उसको नहीं किया गया है, ट्रांसपोर्ट में नहीं किया गया है। हम आज इस कन्वेंशन के माध्यम से ये भी आपसे बात कह देना चाहते हैं कि उसको हम जब पहले सिविल सर्विस रूल के 1972 के तहत हमें वो बेनिफिट मिलते थे तो उसके बाद जहां जहां भी ओपीएस अब बहाल हुई है 1972 के तहत हुई है तो हम पहले भी उसी स्कीम में थे, उसी रूल में थे। अब उसको उसी रूल में उसको बहाल किया गया, उसको बिजली बोर्ड में भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। अदरवाइज जो साथियों ने प्रपोजल रखी है कि आने वाले समय में वहां आभार रैली होगी 28 मई को आपके धर्मशाला में, तो हम उसका यहाँ विरोध रैली में जाएंगे। तो अभी हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उसमें बैठ करके चर्चा करेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर कोई फैसला लेंगे। लेकिन जो सर्विस कमेटी की मीटिंग की बात हम यहाँ जरूर कह देना चाहते हैं, हमने पहले भी नोटिस दिया था लेकिन मुख्यमंत्री महोदय से जब हम मिले उन्होंने कहा कि आप 10 तारीख को 10 अप्रैल को मुझे इंदौर में मिलिए। हम इंदौर में मिले, हमने पूरा विस्तार से वो बात वहां रखी, कम से कम पौना घंटा वहां बात हुई, ये तमाम चीजें वहां रखी गई। ओपीएस की बात वहां हुई, सर्विस कमेटी की बात वहां हुई, आरडीएस स्कीम की बात वहां हुई कि सर इससे ये नुकसान हिमाचल प्रदेश में होगा, ये केवल कर्मचारी या रिटायरी कोई नहीं होगा, इसका जो नुकसान है वो कंज्यूमर तक जाएगा, तो इसलिए इसको आप इस प्रदेश में लागू ना करें। लेकिन जब अभी हम उसको देख रहे हैं वो सर्विस कमेटी मुख्यमंत्री के 2 बार आदेश देने के बावजूद भी बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट उसको करवाने में नाकामयाब रही है। जब हमने पिछले दिनों तय कर लिया था, क्योंकि हमारी जो केंद्रीय कार्यकारिणी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, जो स्टेट ऑफिसर है, पदाधिकारियों ने अथॉराइज किया था कि वर्मा जी महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जो फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा। हमने एक आपस में तय करके कुछ कर लिया था कि हमें शिमला की तरफ बढ़ना है, लेकिन इन बिटवीन जो हमने चिट्ठियां भी लिखी है उसके ऊपर जो हमें कन्वे किया गया प्रबंधक वर्ग द्वारा वो 20 तारीख की डेट उन्होंने दी है वहां से, ये 20 को हमने गवर्नमेंट से फाइल अप्रूव करवा ली है, तो अब हम इसको सर्विस कमेटी में लेके जाएंगे। यहाँ बहुत से नए साथी आए जो एक समझ रहे हैं कि जब सर्विस कमेटी की मीटिंग होगी तो भी हम प्रमोट होंगे। साथियों उसमें हमारे से जुड़ी हुई जो बातें हैं, बोर्ड से बहुत सी चीजें उसमें जुड़ी है, लेकिन एम्प्लॉय से जुड़ा वो उसमें मैटर है। हमारा जो आरएंडपी है, जो आपका आरएंडपी है वो उसमें जो पहले था वो हमारे पास जो आईटीआई का साथी था उसके लिए 10% था और नॉन आईटीआई का 90% एएलएम के लिए। इस तरह से ही हेल्पर में था, इस तरह से फिटर में था, इस तरह से इलेक्ट्रीशियन में था। तो आज की डेट में हमारे पास मैक्सिमम जो कर्मचारी है मेजोरिटी में वो आईटीआई है, तो वो आरएंडपी हमें चेंज करवाना है। वो जो 10% है वो नॉन आईटीआई को जाए और जो 90% है वो आईटीआई में रहे, ताकि जब आपका क्राइटेरिया 2 साल पूरा हो तो आप एएलएम बन सके। अदरवाइज आप डिविजनों में 10% नहीं एएलएम प्रमोट होंगे, तो आप 30% में है, 10% में आप एसएसए बन पाएंगे, 30% उसमें नॉन आईटीआई का है। तो ये आरएंडपी वहां अमेंड होने के लिए आपका सर्विस कमेटी में लगा है। साथ में आज बिजली बोर्ड में
हम मैक्सिमम जो सब स्टेशन की हम बात करें, पहले भी मैनेजमेंट ने एक हरकत की थी। हमारा जो चंबा सर्कल है, जो हमारा आपका डलहौजी में, उन्ना में और कांगड़ा में, ये तमाम जो हमारे 33 kV के सब स्टेशन थे उनको आउटसोर्स कर दिया गया था। सब स्टेशन ही आउटसोर्स कर दिए गए थे। हम आज यहाँ से इस बात को कह देना चाहते हैं, यूनियन ने उसका विरोध किया और मैनेजमेंट ने सरकार के डायरेक्शन से वो टेंडर सारे कैंसिल हुए और अब उनके अगेंस्ट रिक्रूटमेंट होनी है। तो जो रिक्रूटमेंट होनी है वो फाइनली इस सर्विस कमेटी में लगी, जिसमें हमारी जो भिन्न भिन्न पदों पे भिन्न भिन्न कैटेगरी की जो पोस्टें खाली चल रही है वो 2600 के लगभग वहां बनी। तो वो भी सर्विस कमेटी से अप्रूव होगी, तभी जाकर के जो है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस नीचे शुरू होगा। लेकिन साथियों ने बात कही है कि अगर ये आउटसोर्स का प्रोसेस इस तरह से ही रहा और हमारा 33 kV से लेकर के 4 kV से लेकर 132 kV से लेकर के अगर उनको इस स्कीम में इस तरह से ट्रांसफर ही करते रहे या आउटसोर्स ही करते रहे तो रिक्रूटमेंट भी कहा होगी और आरएनपीमेंट होता भी है तो हमारी प्रमोशन भी कहा होगी कि जिस पोस्ट के अगेंस्ट हमें प्रमोट होना है हम उस पे को ही, हम उस सब स्टेशन को ही, हम उस डिवीजन को ही आउटसोर्स कर चुके होंगे। तो इसलिए आप सब साथियों को यहाँ इकट्ठा करने का मकसद ये है कि जो आज इस पावर सेक्टर में घटनाक्रम हो रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिम्मेदारी के साथ हम आपको समझा रहे हैं। वो साथियों का भी रहता है कि हमें वो एक बात याद आई, यहाँ मटन सिंध में डिजाइन ऑफिस है हमारा, वहां एक एसडीओ साहब नए नए लगे हैं, अभी साथी बच्चा है। जब हम वहां बात कर रहे थे कि इसके ये प्रभाव होंगे, बिजली बोर्ड की हालत ऐसी कर दी है, इसका भी इस तरह से होगा, तो 3-4 वो साथी आए थे, उनका कहना ये था कि हमें डराया मत करो भैया, ऐसा कुछ नहीं, हमें मत डराओ। हमने कहा साथी हम डरा नहीं आपको रहे हैं, हम आपको हकीकत से अवगत करवा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपने देखा होगा कि जब हमें जनवरी की सैलरी का जब चेक कटना था तो बोर्ड से इस तरह की डायरेक्शन भी नीचे डीडीओ को आई थी कि इस बार कोई चेक ना काटे, क्योंकि अभी बोर्ड के पास पैसा नहीं है और आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो हम डराने के लिए हम आपको इकट्ठा नहीं करते हैं, हमारी जो जिम्मेदारी है हम उसको निभा रहे हैं। या जो आज घटनाक्रम बिजली बोर्ड में हो रहा है, अगर ये स्कीमें जिस तरह से ये पॉलिसी नीतियां बनाने की बात की जा रही है, अगर इनको लागू किया जाता है तो आने वाले समय में जो आज यहाँ साथी नौजवान बैठे हैं जो आगे का एक सपना देख रहे हैं, तो वो सपना भी चकनाचूर हो जाएगा। हम किसी मकसद के लिए रिक्रूटमेंट इस बिजली बोर्ड में इसीलिए करवाई जाती है, ये वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वेलफेयर गवर्नमेंट है, इनका काम है कि लोगों को जॉब देना और जॉब के साथ उनकी सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेना। तो इन तमाम चीजों को लेकर के हम आपके बीच में आए और आने वाले समय में इस तरह के पूरे प्रदेश में यूनियन का ये प्रोग्राम रहेगा, ये कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद भी अगर हिमाचल सरकार प्रबंध कवरक इन नीतियों को थोपने की कोशिश करता है तो आने वाले समय में एडवोकेसी एम्प्लॉय यूनियन दूसरे संगठनों को साथ लेकर के इस लड़ाई को जिंदा दिली के साथ लड़ेगी। और साथ में मैं एक बात कह देना चाहता हूं, हमारे जो पेंशन फोरम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शर्मा जी यहाँ आए हैं, इन्होंने एक बात यहाँ मीटिंग शुरू होने से पहले ही हमारे से कही थी कि भी वो तो ठीक है कि आपने हमें बुलाया, हम आपके बीच में आ गए, लेकिन हमारा जो स्टेट बॉडी है आप उससे बात करें, फिर उनके बिहार पे हम यहाँ आएंगे। तो मैंने उस वक्त क्लियर किया, मुझे कर रहा हूँ कि जहाँ हमारी समझ थी कि हम जो जिला लेवल पे जो सम्मेलन कर रहे हैं, उस जिला लेवल के सम्मेलन में जो आपका जिला का जो पेंशन फोरम का लीडरशिप है, हमने उनको ही उसमें हमने यहाँ कॉल किया है कि वो उसमें रहें। और जो यहाँ जिला में आपका जहाँ जहाँ भी संगठन है, यूनिट है, सब यूनिट है, वो साथी उसमें रहें, ताकि हम और आप इकट्ठे होकर के कर्मचारी और पेंशनर इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को जीता जा सकता है।